प्यारे परीक्षार्थियों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है टीचिंग परीक्षा पर, जहां पर मैं कुलदीप सर आप सभी को फिर से एक बार लेके आया हूं सीटेट की दुनिया में, जहां पर हम विज्ञान की जबरदस्त, शानदार और जानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जैसे कि मैंने बोला था कि आपकी सीटेट की एग्जामिनेशन अभी जो दिसंबर में होने वाली 2024 वाली एग्जामिनेशन, जो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर को शिफ्ट हो गई है, आप वहां पर देखने वाले हो सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको 30 में से 30 मार्क्स लेने हैं विज्ञान में, तो जुड़े रहेगा टीचिंग परीक्षा के साथ, कुलदीप सर के साथ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मोहम्मद जी, सरिका जी, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन के ऊपर। उसके पहले आप सभी को बता दूं कि सभी कोर्सेज के ऊपर 50% ऑफ चल रहा है, तो जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और अपनी तैयारी और भी मजबूत कर लीजिएगा। यहाँ पे आप सभी प्रकार की बैचेस मिलने वाली है। सीटेट 2025 के लिए भी बैच यहाँ पे लॉन्च कर दिए हमने। अगर आपको लग रहा है कि आने वाले समय में अगर आपकी कुछ तैयारी कम रह गई, तो जो हम वाईटी से सेशन और बाद में जो सेशन हमारे चल रहे हैं वहां से पूरी की पूरी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन को। और उसके पहले एक जबरदस्त मोटिवेशन आप सभी के लिए। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। जो भाग्य पर भरोसा करेगा वो वही पाएगा जो सिर्फ उसके तकदीर में लिखा है। पर अगर खुद पर भरोसा करोगे ना भाई साहब, तो जो चाहो वो पा सकते हो। ये लाइन आपकी पूरी की पूरी सारांश है आपके पूरे जीवन का। अगर आपको लग रहा है कि आपको जीवन में कुछ कर दिखाना है, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए कुछ करके दिखाना है, तो ये लाइन कहीं पर लिख के रख दो भाई साहब, और हमेशा इसे देखा करना जब कभी भी आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सारिका जी, प्रियंका जी, कृतिका जी, बीनू जी, सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट द हाई टेम्परेचर। और आपको पता होगा महिला है, एक हिंट देता हूं, महिला ही बड़ा पसंद करते हैं इसको। ठीक है, हमें भी पर्सनली ये धातु बड़ा ही पसंद है। हाँ, पहनते नहीं वो बात अलग है, पर आपको बताना है ठीक है इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी, बहुत बढ़िया। देखिए आपको ये सोचना है कि दिए गए जो धातु है उसमें सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव मेटल कौन सा है। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आप सबको कल बताई थी, और वहां पे सबसे नीचे कौन था, प्लेटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड था। रिएक्टिविटी सीरीज की अगर बात करूंगा, सबसे ऊपर आपको कौन मिलेगा, पोटेशियम और सोडियम मिलेगा, और सबसे नीचे आपको मिलेगा प्लेटिनम, प्लेटिनम मिलेगा, और साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सिल्वर मिलेगा एंड गोल्ड मिलेगा। माने कि अगर मैं इन सभी धातुओं की बात करूंगा, तो सभी के सभी धातुओं में सबसे कम रिएक्टिव या सबसे कम क्रियाशील कौन है जी, वो है आपका सिल्वर। ये है आपका सिल्वर। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी व्यक्ति होता है वो जनरली क्या पहनते हैं, अपने हाथों में, गले में क्या पहनेंगे, लोहा पहनते हैं भाई साहब, लोहा पहनते हैं ना। क्या पहनते हैं, सिल्वर पहनते हैं, क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एक बात बता दूं आपको, देखिए क्या होता है, यह आपके एनसीईआरटी का पूरा पूरा चार्ट यहाँ पे मैंने लगा दिया। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछने के आसार बहुत ज्यादा। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे अच्छे ध्यान देंगे। यहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि धातु जैसे कि पोटेशियम और सोडियम जो है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और इसीलिए इन्हें कहां पर लिखा जाया, कहां पे रखा जाता है, इनको रखा जाता है केरोसिन में, जो कि कल क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए मैंने ये लेके आया था। उसके बाद बाकी के धातु जो होते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, माने कि इनको गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ही, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक, लीड हो गए, ये सभी के सभी जो है थीन लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। माने कि इनके ऊपर ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत अभिक्रिया होकर उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनती है। जैसे कि मान लीजिए ये आयरन का कोई टुकड़ा होगा, ये आयरन क्या करेगा, हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बनेगा, और इसकी पतली लेयर इसके ऊपर बन जाएगी। अब ये
पतली लेयर बनना अच्छी बात है या बुरी बात है? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ये पतली लेयर जो बन रही है वो अच्छी बात है या बुरी बात है? ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्साइड लेयर होती है पतली वाली, ये प्रिवेंट करती है आपके धातु को फर्दर ऑक्सीडेशन, माने कि और जंग लगने से बचाएंगे। ऑक्साइड फॉर्म होना इसका मतलब क्या होता है जी? जंग लगना होता है। और जब छोटी सी एक जंग की परत अगर चढ़ जाए तो भाई साहब उसे साफ ना कीजिएगा, उसे वैसे रहने दीजिएगा, क्योंकि अगली साल जब कूलर साफ करोगे तो वही जंग की परत जो है उस लोहे को अगले साल तक बचा कर रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर नहीं जलता है, बट द हॉट मेटल ऑफ द कॉपर फॉर्म द ब्लैक कलर्ड लेयर। और यहाँ पे लिखा गया है कि सिल्वर और गोल्ड जैसे जो मेटल होते हैं एक हाई टेम्परेचर के ऊपर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये चार जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अगर आप मेटल और नॉन मेटल ये चैप्टर पढ़ते हो। ये क्लियर है आपको? इतना समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पूरा का पूरा रिएक्टिविटी सीरीज जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। आप देख पा रहे हो, कहो ना कहो मगर आलू जिंदा है। इसको याद अगर रखना है तो एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, जो मैंने पर्सनली मेरे लिए इस्तेमाल की थी। देखो, कहो ना कहो मगर आलू जिंदा है, कहो ना कहो मगर, कहो ना कहो मगर आलू जिंदा है। लिखो भाई साहब, याद रखने के लिए बता रहा हूं। फिर भी हमें क्यों लगता है, फिर भी हमें क्यों लगता है कि जो मर्क्यूरी होता है वो सिल्वर नहीं गोल्ड है? फिर से बताओ, कहो ना कहो मगर आलू जिंदा है। आलू कैसा है जी? जिंदा है। फिर भी हमें ऐसा क्यों लगता है, क्यों लगता है कि ये मर्क्यूरी माने कि पारा जो है वो सिल्वर नहीं भाई साहब गोल्ड है? याद कर लो इसे, ठीक है। ये अगर याद कर लोगे तो आपको कौन सा भी अगर मेटल पूछा जाए तो भाई साहब आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा आपका? पोटेशियम, सोडियम। कहो ना कहो, क्लियर है? वो गाना आपने सुना होगा, कहो ना कहो मगर यह आंखें बोलती है ओ सनम ओ सनम। बहुत पुराने जमाने, हमारे जमाने का गाना था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करते हैं इसके ऊपर। वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम केप इमर्स इन केरोसिन ऑयल? चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? वाई सोडियम एंड पोटेशियम केप इमर्स इन केरोसिन ऑयल? केरोसिन ऑयल के अंदर सोडियम और पोटेशियम को क्यों रखा जाता है? एकदम इजी आंसर रहेगा इसका, प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर। माने कि आप सभी को पता है कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर ये क्या करेंगे, वो ब्लास्ट हो सकते हैं और उसकी वजह से आग लग सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट prevent the magnesium and aluminium zinc from the oxidation at ordinary temperature? चलिए जो आपके लिए मैंने चार्ट बनाया था उसी के ऊपर से एक क्वेश्चन बनाया है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी क्या रहेगा? जो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और जिंक की जो भाई साहब उसके ऊपर परत बनती है ऑक्साइड की, भाई साहब वो क्या करती है जी? बताओ। टू प्रिवेंट टू द थीन ऑक्साइड लेयर, क्या बनता है? अ थीन ऑक्साइड लेयर बनती है, जो कि क्या करते हैं? फर्दर प्रिवेंट प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन। क्योंकि ये लेयर जो है भाई साहब, ये लेयर जो है ऑक्सीजन के साथ उनका संपर्क तोड़ देगा और फिर से उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए फास्ट आंसर करेंगे, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बताएंगे इसका आंसर, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन एक्वा रेजिया डिजोल्व? ये एक्वा रेजिया क्या है इसके बारे में आपको अच्छे से याद करना है,
देखिए ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया है। हर एक क्वेश्चन में जो लाऊंगा वो एनसीईआरटी से ही रहेगा। आपकी दिसंबर 2024 की जो एग्जामिनेशन है भाई साहब सीटेट की, इसके सभी के सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे, उसका बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। बहुत बढ़िया। ये गोल्ड को क्या करती है? डिसॉल्व करती है। इसके साथ साथ याद रखिएगा प्लैटिनम को भी डिसॉल्व करती है। किसे डिसॉल्व करती है? प्लैटिनम को भी डिसॉल्व करती है। क्योंकि ये देखो क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अभी जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, सबसे नीचे अगर कोई होगा तो वो सोना है, और इसके नीचे आपको प्लैटिनम भी मिलेगा। माने कि ये सोना और प्लैटिनम जो है वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वो किसी भी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, पर ये एक्वा रेजिया नाम का जो सॉल्यूशन होता है ये सोना और प्लैटिनम दोनों को भी डिसॉल्व कर लेगा। कैसे करेगा? डिसॉल्व कर लेगा। और आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है आपको बताना चाहूंगा। एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया मतलब क्या होता है? ये मिश्रण होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और भाई साहब नाइट्रिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का ये क्या होता है? मिश्रण होता है, जिनका रेशियो 3:1 होता है। कितना होता है कहा गया? ये रहा 3:1 का। माने कि 75% आपका HCl और 25% आपका HNO3 होता है। ये होता है आपका एक्वारेजिया। और ये कैसे होता है? प्रॉपर्टी इसकी होती है कि ये फ्यूमिंग लिक्विड होता है और हाईली कोरोसिव होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी ये कैसे होता है? फ्यूमिंग लिक्विड होता है। माने कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आपने देखा होगा, उसे अगर ओपन इन्वायरमेंट में रखोगे तो भाई साहब उससे धुआं निकलना शुरू हो जाता है। उसी तरह से ये भी होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है और हाईली कोरोसिव होता है, और इसी की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ दो धातुओं को पिघला सकता है, वो है आपका गोल्ड और प्लैटिनम। क्लियर है? यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ शैडो फॉर्मेशन? माने कि यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसके गुणधर्म होते हैं, उसके वजह से भाई साहब क्या बनती है जी? छाया बनने में मदद होती है। चलिए एक एक कर कर देखते हैं। हाँ, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जी बिल्कुल ये सही है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करेगा जी? गमन करेगा। उसके बाद लाइट ट्रेवल एट हाई स्पीड, जी बिल्कुल। चलिए अगर आपको पता है तो सभी लोग मुझे लाइट की गति बताएंगे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी भयानक गति होती है प्रकाश की। उसके बाद लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर, बिल्कुल ये हम सभी को पता है कि लाइट में कितने कलर होते हैं जी? लाइट में 7 कलर होते हैं, VIBGYOR, ठीक है, ये 7 कलर होते हैं। और उसी तरह से लाइट डज नॉट पास थ्रू द ओपेक ऑब्जेक्ट। ये ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? इसे ही बोलते हैं हम अपारदर्शी वस्तु। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। और ये अपारदर्शी वस्तु जो होता है किसी भी प्रकाश को खुद में से पास होने नहीं देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, क्या आपको मेरे पीछे का दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा। पता है क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि मैं कौन सी चीज हूं? मैं ओपेक ऑब्जेक्ट हूं, माने कि अपारदर्शी वस्तु हूं। पर वही अगर मैं ये बॉटल आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे मैं रख दू, तो भाई साहब आपको थोड़ा थोड़ा कुछ नजर आ रहा है। नजर आ रहा है कि नजर आ रहा है? नजर आ रहा है ना। माने कि ये कौन सी ऑब्जेक्ट है? ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। कैसी है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। पर वही अगर भाई साहब मेरे पास कोई कांच का टुकड़ा होता और मैं यहाँ पे ऐसे दिखाई देता, तो भाई साहब आप बोलोगे कि वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होती है, माने कि पारदर्शक वस्तु होती है। क्लियर हो गया? ये चारों के चारों सेंटेंस बराबर है। ये चारों के चारों सेंटेंस बराबर। यहां पे पूछा गया है कि छाया बनने के लिए, माने कि शैडो बनने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण होती है? वो होती है प्रकाश का सीधी रेखा में प्रकाश का सीधी रेखा में
ट्रैवल करना, गमन करना, और अपारदर्शी वस्तु से नहीं गुजरना, ये दो प्रॉपर्टी की वजह से आपकी छाया बनती है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए ये क्यों नहीं, देखिए लाइट धीरे धीरे जाए कि भाई साहब फास्ट जाए, इससे शैडो का कोई लेन देन नहीं है। बाद में लाइट में 7 कलर होते हैं, ये सही बात तो है, पर 7 कलर रहने के बाद भी शैडो हमेशा कैसी बनती है भाई साहब, ये हमेशा आपकी ब्लैक कलर की माने की काली ही बनेगी। काला काली, गोरा काली, लाल काली, पीली काली, माने कि कौन से ही प्रकार का प्रकाश रहने दीजिए, वो जब ओपेक माने कि अपारदर्शी के ऊपर जब जाके टकराएगा तो पीछे भाई साहब काली ही प्रतिबिंब बनेगी। माने कि जो छाया बनती है वो किसी भी प्रकार के कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। समझ में आया यहाँ पे मैंने क्या बोला है? ये अगर आपको समझ में आए तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखिए। ओपेक ऑब्जेक्ट मैंने बताया जिसे बोलेंगे अपारदर्शी, जिससे कि लाइट पास नहीं करता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसे पारदर्शी वस्तु बोलते हैं, जिससे कि लाइट पास हो जाता है पूरी तरह से। तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसे बोलते हैं पारभासी वस्तु है, जिससे आंशिक रूप से ट्रैवल करता है, आपका लाइट पार करके जाएगा। आंशिक रूप जो मैंने आपको ये बताया, आंशिक रूप पूरी तरह से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है का नहीं? थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। माने कि ये बॉटल का जो भाई साहब प्लास्टिक है वो कैसी है? ट्रांसलूसेंट है। कैसी है? ट्रांसलूसेंट है। क्लियर है यहाँ पे? ओके जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख पा रहे हो कोई कागज के ऊपर अगर आपने तेल लगा दिया भाई साहब तो वो ट्रांसलूसेंट बन जाती है, और वही कागज का टुकड़ा ये ओपेक ऑब्जेक्ट रहेगा। और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी कांच का टुकड़ा लीजिए, उसके आर पार अगर लाइट चली जा रही है तो वो पारदर्शी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको बता रहा हूं, जो शैडो बनती है, शैडो इज ऑलवेज ब्लैक। कैसी रहेगी? काली रहेगी और सीधी रहेगी। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक एक प्रॉपर्टी लिखेंगे कि लाइट के वजह से जो शैडो माने कि आपकी छाया बनती है वो कैसी रहेगी? हमेशा सीधी रहेगी। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि भाई साहब सूरज चाचू सामने हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरी छाया जो पीछे बन रही है दीवार के ऊपर, भाई साहब मुंडी नीचे और पैर ऊपर हो जाएगी। ऐसा कभी हुआ है? ये कभी नहीं हुआ है। माने कि हमेशा सीधी बनेगी। और नो शैडो कैन बी फॉर्म व्हेन देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट। जब तक आपके पास कोई भी प्रकाश का सोर्स नहीं है, प्रकाश नहीं है, तब तक आपकी छाया बनने वाली नहीं है। और उसी तरह से एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि जब कभी भी सोलर इक्लिप्स हो भाई साहब, माने कि सूर्य ग्रहण होता है, उस टाइम पे आपको सीधी आंखों से नहीं देखना है, क्योंकि उधर से आने वाली किरणें बहुत ही घातक होती है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके भी आंसर करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी। विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट अलाउज लाइट टू पास थ्रू पार्शियली? चलिए यहाँ पे पार्शियली बोला गया है, आंशिक रूप से बोला गया है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहने वाला है? आंशिक रूप से पास करने वाला कौन होता है जी? ट्रांसलूसेंट होता है, पारभासी होता है। पूरी तरह से पार करने वाला आपका ट्रांसपेरेंट रहेगा, और कुछ भी पास नहीं करने वाला आपका ओपेक रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका भी आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। माँ मैथ्स पॉइंट दिगवा डुबली। ठीक है ना जी, बीपीएससी क्लास में भी हम आराम से पढ़ाया करेंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग आंसर करेंगे। विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम? चलिए बताइए कौन रहेगा जी इसका उत्तर? इसका उत्तर रहेगा ओपेक ऑब्जेक्ट, माने कि अपारदर्शी वस्तु रहेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे, और भाई साहब आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि लाइक करना आपका परम धर्म है ना? चलिए लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि और बच्चे जुड़े। ठीक है, हम ये आशा करते हैं कि आप सभी के सभी ईमानदार हो, और जो हम मेहनत कर रहे हैं उसे आप जानते हो, और उसी की वजह से मैं आप पे ऊपर पूरा भरोसा करूंगा, और आप भी मेरे ऊपर पूरा भरोसा करेंगे कि आपके सीटेट की बहुत सारे क्वेश्चन जो 20 मार्क्स आपके कंटेंट में पूछा जाता है, 20 मार्क्स
जो मेन कंटेंट में पूछा जाता है वो 20 में से 20 आपको दिला के रहूंगा, वो 20 में से 20 मैं आपको दिला कर रहूंगा। क्लियर है? चलिए इसका आंसर करेंगे। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल, सेल वॉल, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा बैक्टीरिया। इसका आंसर क्या रहेगा? बैक्टीरिया। मैंने कल आप सभी को बताया था कि हमारे पास 3 ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके ऊपर सेल वॉल होता है। पहला होता है बैक्टीरिया, दूसरा होता है आपका कौन था जी? फंगस था, फंगस माने कि जिसे हम कवक बोले थे भाई साहब। और तीसरा था आपका कौन सा जी? कौन था? पादप थे, माने कि प्लांट्स थे, प्लांट्स माने कि पादप। ये 3 ऐसे चीजें हैं हमारी दुनिया में जिनके कोशिका के ऊपर क्या होता है? लेयर होती है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। बैक्टीरिया के ऊपर हमने बोला था कौन सी सेल वॉल होती है जी? चलिए बताइए आंसर। इसका आंसर करेंगे बैक्टीरिया के ऊपर कौन सी लेयर होती है? बताओ। सेल वॉल होती है, उसका नाम क्या है? किससे बनी होती है? इसके बारे में मैंने आपको बताया था कल, याद है कि नहीं याद है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। अरे भाई जी, फंगस के ऊपर चिटिन होता है, फंगस के ऊपर चिटिन होता है, प्लांट्स के ऊपर सेलुलोज होता है, इसके ऊपर क्या होता है? पॉली पेप्टिडोग्लाइकन। ऐसे नाम कोई सुना है आपने? कल आपको बताया था मैंने, पेप्टिडो ग्लाइकन, ग्लाइकन, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग का गड़बड़ है, पेप्टिडो ग्लाइकॉन, ठीक है। ये था बैक्टीरिया के ऊपर ग्लाइकॉन। जी बिल्कुल मोहम्मद जी, मोहम्मद जी ये लगते हैं कि भाई साहब जो करेक्ट आंसर करते हैं हर बार, ठीक है। और कोई बता सकता है बैक्टीरिया में सबसे छोटा जीव कौन सा होता है लिविंग? उसका नाम क्या है? उसका नाम है माइकोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्म जिसे बोलते हैं। ये हमारी दुनिया का सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटा जीव है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट विटाकर साहब जी ने ये पूरा का पूरा एक चार्ट दिया था, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 2 भागों में विभाजित होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक माने कि वो जीव जंतु होते हैं जिनके जिनके कोशिका कोशिका के अंदर न्यूक्लियस जो होता है भाई साहब, न्यूक्लियस नहीं होता है, और इनके ऊपर न्यूक्लियस होता है, बराबर है। और उसी तरह से प्रोकैरियोटिक्स का एक मुख्य घटक कोई होगा तो वो मोनेरा है। मोनेरा में आपको जीवाणु ही मिलेंगे। कौन मिलेंगे? जीवाणु माने कि बैक्टीरिया मिलेंगे। फिर बारी आती है यूकैरियोटिक्स की। यूकैरियोटिक्स डिवाइड होते हैं यूनिसेल्युलर माने कि एक कोशिकीय, मल्टीसेल्युलर माने कि बहुकोशिकीय। यूनिसेल्युलर में एकमात्र ग्रुप है, उसका है प्रोटिस्टा। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर जब कभी भी प्रोटिस्टा के बारे में पूछा जाए, प्रोटिस्टा के बारे में पूछा जाए तो इसमें आने वाले जितने भी जीव है वो सभी के सभी कैसे रहेंगे जी? ये यूनिसेल्युलर रहेंगे, माने कि एक कोशीय रहेंगे। कैसे रहेंगे? एक कोशीय रहेंगे, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद मल्टी सेल्युलर माने कि बहुकोशियों की बात करूंगा तो इसमें आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया माने कि जंतु जगत जिसमें हम आते हैं, हमारे कोशिका के ऊपर सेल वॉल नहीं होता, कोशिका भित्ति नहीं होती है। वही अगर कोशिका भित्ति वाली बात करूंगा तो उसमें आता है आपका प्लांट माने कि पादप वर्ग, और दूसरा आता है फंगी जिसे हम बोलते हैं कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कवक बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया है जी? क्लियर। तो इस चार्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं जिसके अंदर क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। सभी लोग तैयार है? सभी लोग तैयार है? बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं और इसके कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूं। ये है बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरिया, और इसके अंदर जो है भाई साहब डीएनए प्लस आरएनए दोनों भी रह सकते हैं। एक तो डीएनए रहेगा या और
आरएनए भी रह सकता है, या भाई साहब दोनों भी एक साथ रह सकते हैं। ये किस में आएगा जी? ये आता है आपका मोनेरा ग्रुप में। कुछ में आता है? मोनेरा में। उसके बाद प्रोटिस्टा की अगर बात करूंगा तो प्रोटिस्टा में हर वो जीव आता है जो एक कोशीय होता है, और ऐसे जीव होते हैं जो भाई साहब ना ही ढंग से रह पाते हैं और ना ही चल पाते हैं। माने कि जैसे कि अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, स्लाइम मोल्ड हो गया, युग्लिना हो गया। युग्लिना के बारे में आप सभी को पता है, ये एक ऐसा प्रोटिस्टा है जिसमें पादप और जंतु दोनों की विशेषताएं होती है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया है। चलिए, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज भाई साहब एक प्रकार के वायरस होते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं जी। ये एक प्रकार के वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर जिंदा रहता है। चलिए बताइए भाई साहब, शेर को सवा शेर मिला कि नहीं मिला? हम इंसानों को बीमार करने वाले सबसे ज्यादा कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। और इन्हीं बैक्टीरिया के ऊपर जिंदा रहकर उनको खाने वाले कौन है जी? एक वायरस जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है उसका? बैक्टीरियोफेज, ठीक है। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग, देते हैं किन किन लोगों को समझ में आया है। चार्ट के ऊपर, अकॉर्डिंग टू विटाकस क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा। मोनेरा में आने वाला एकमात्र जीव कौन से होते हैं? चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग, इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया माने कि बैक्टीरिया। अमीबा किस में आएगा जी? ये आएगा आपका प्रोटिस्टा में। किसमें आएगा? प्रोटिस्टा। फंगी, ये भाई साहब फंगी में ही आएगा, कवक ग्रुप में आएगा। ये अलगी कहां पर आता है? ये अलगी कहां पर आता है, कोई बता सकता है क्या? ये अलगी दो जगह पर आता है। देखिए, ये अगर आपको चार्ट दिखा रहा हूं, अलगी दो जगह पे आता है। अलगी आता है फोटोट्रॉपिक में भी आता है, ठीक है, फोटोट्रॉपिक में आता है, ठीक, माने कि यूकैरियोटिक्स में आएंगे, बराबर है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे फास्ट। रॉबर्ट एच विटाकर साहब जी ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको कितने भागों में विभाजित किया है? उनको कितने भागों में विभाजित किया है? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। क्या रहेगा इसका उत्तर? 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, या 6 रहेगा? देखते हैं कौन कौन इसका आंसर करता है। देखिए, सबसे पहला ग्रुप हमने देखा था मोनेरा, सेकंड देखा था आपने प्रोटिस्टा, तीसरा कौन सा देखा था भाई साहब? तीसरा देखा था प्लांट, चौथा था भाई साहब फंगी, और पांचवा था आपका एनिमेलिया। कितने हो गए? कितने हो गए? 5 हो गए, बहुत बढ़िया। 5 कितने रह गए? 5 रह गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? और इसका जिसने आंसर दे दिया भाई साहब उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। ये उस टेबल के ऊपर का सबसे हार्ड क्वेश्चन है। चलिए, इन रॉबर्ट विटाकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फंगी आर प्लेस इन विच किंगडम। यहां पे बोला गया है जो फंगी माने की कवक होता है वो कौन से ग्रुप में रखा जाता है, कौन से साम्राज्य में रखा जाता है? चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने देखा था, क्या देखा था कि भाई साहब यहाँ पे यू कैरियोटिक, यू कैरियोटिक है ना, यू कैरियोटिक्स में जो भाई साहब पौधे आए थे, है ना, आए थे कि ना आए थे? आए थे। उसमें जो विथ सेल वॉल, विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल वाला ग्रुप पड़ा था, तो ये विदाउट सेल वाले ग्रुप में आपके फंगी आए थे। और ये फंगी कैसे होते हैं जी भाई साहब? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है भाई साहब? ये स्वयं पोषी नहीं रहेंगे, ये कैसे रहेंगे? परपोषी रहेंगे, माने कि दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं। और इनका पोषण कौन से प्रकार का होता है? इनका पोषण कौन से प्रकार का होता है? ये होता है भाई साहब सैफ्रोफिटिक। कैसे होता है? सैफ्रोफाइट होते हैं, माने कि ये मृत जीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृत जीवी होते हैं, माने कि ये कैसे होते हैं जी? यूकैरियोटिक्स में विथ सेल वॉल वाले होते हैं, माने कि आपका आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। कितने लोगों ने सही किया है? कितने लोगों ने सही किया है? बहुत बढ़िया। पूनम जी, हाँ, बहुत बढ़िया। सी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, तो आंसर आपका डी आया है।
आंसर आपका डी आया है। कैसे आया है बताओ, देखिए चार्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जो आपको चार्ट बोला है, देखिए फंगी यहां पर आया है। ये कैसे है, विथ सेल वॉल वाले है। अरे भाई साहब मैंने क्या टिक किया है बताओ, एक तो विथ सेल वॉल बराबर है, ठीक है। हाँ विथ सेल वॉल, उसके बाद किस में आए हैं, मल्टी सेलुलर, और उसमें किस में आए हैं, यू कैरियोटिक्स में है। ये उनका क्लासिफिकेशन है। क्लियर है, क्लियर है, कोई बात नहीं जी, गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने इसे करेक्ट कर लेना है, आगे जाकर ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे बोला गया है कि बैक्टीरिया का कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं दी गई है। चलिए, क्या इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, क्या इनके ऊपर सेल वॉल होता है, क्या इनके ऊपर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, बाइनरी फिजन ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। चलिए बताइए। देखिए इसको आपको ध्यान में रखना है कि अभी मैंने आपको बताया नॉट बोला गया है, नॉट बोला गया है, तो सीधी सी बात है भाई साहब, इनके अंदर, ये सही बात है ना, ये सही बात है। अरे अभी तो मैंने आपको बोला था बैक्टीरिया किस में आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं प्रोकैरियोटिक्स में। किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में। और प्रोकैरियोटिक्स में भाई साहब न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। कैसे बात कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दो। न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस बोल दिया माने कि ये गलत हो गया, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस बोल दिया माने कि गलत हो गया। ये भी करेक्ट है आपका, सेल वॉल होता है उनके अंदर, सेल वॉल होता है कि नहीं होता है, होता है। इनके अंदर नो मेम्ब्रेन होता है, ये इसी का तो मतलब है। बाइनरी फिजन उनमें होता है, होता है। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनने। और बैक्टीरिया के अंदर कौन से प्रकार का प्रजनन होता है, कौन से प्रकार का प्रजनन होता है, इनके अंदर होता है अलैंगिक प्रजनन। कौन सा होता है, अलैंगिक प्रजनन, जिसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर कौन करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर करेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, माने कि सही कथन पूछा गया है। चलिए एक एक कर कर आंसर करेंगे। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। देखिए बाकी स्टेटमेंट का तो पता नहीं, पर ये तो आपको पक्का पता है कि साउंड माने की ध्वनि जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करती है। वैक्यूम माने की निर्वात होता है, निर्वात से वो गमन नहीं करती है, ये आप सभी को पता है। वही सही स्टेटमेंट भी है। बाकी स्टेटमेंट के बारे में भी आपको बता देता हूं। देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो पिच के साथ रिलेट करती है, एकदम क्लियर है। पर अगर फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो आपकी पिच भी कैसी रहेगी, लोअर रहेगी। यहाँ पे हायर बोल दिया, ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद दो लाउडनेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनि की प्रबलता बोलते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, नहीं डिपेंड करती, ये डिपेंड करती है आपकी एम्पलीट्यूड के ऊपर। किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल, तो ये तो एकदम सही हो गया। और पिच जो होती है भाई साहब, ये एम्पलीट्यूड के ऊपर नहीं, ये फ्रीक्वेंसी माने की आवृत्ति के ऊपर डिपेंड होती है। माने कि पहला, दूसरा और चौथा जो है, ये तीनों में उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां की है, तो ये तीनों के तीनों गलत हो गए। आपका आंसर तीसरा करेक्ट रहेगा। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेल और फीमेल जो होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, मेल और जो फीमेल होती है, इन दोनों के आवाज में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। मेल के आवाज में लाउडनेस ज्यादा होती है। क्या होती है, लाउडनेस माने कि जिसे बोलेंगे हम प्रबलता। क्या ज्यादा होती है जी, प्रबलता ज्यादा होती है। वही फीमेल की बात करूंगा तो इनका आवाज का पिच ज्यादा होता है, माने कि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है माने कि जिसे बोलते हैं तीक्ष्णता ज्यादा होती है। क्या होती है,
तीक्ष्णता ज्यादा होती है। और ये किसके वजह से हो रहा है? ये इनके एम्पलीट्यूड ज्यादा होने के वजह से हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेल के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर जिससे आवाज बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारा लैरिंग्स है, या इसे ही हम बोलते हैं स्वर यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र, माने कि वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और मेल और फीमेल में दोनों की भाई साहब लंबाई कम ज्यादा होती है। मेल के अंदर ये 20 mm इतना बड़ा होता है, और वही फीमेल की बात करूंगा तो ये 15 mm इतना बड़ा होता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे इतना समझ में आ गया है। और इसकी एक और बात आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ये शेर देखियो भाई साहब कैसे दहाड़ रहा है। ये तो बिल्ली निकल गई, ये तो बिल्ली का आवाज निकल गया भाई साहब। शेर कैसे दहाड़ता आपको पता है, बराबर है। अब शेर के दहाड़ने में उसकी आवाज की प्रबलता हमें दिखाई देती है। तो उसमें ये जो आपकी तरंग यहाँ पे जा रही है, इस तरंग का एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा। ये एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसे एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, माने कि एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है तो उस आवाज की प्रबलता ज्यादा रहेगी। और उसी तरह से छोटे बच्चों को आपने देखा होगा भाई साहब कितना खतरनाक रोते हैं, इतना खतरनाक रोते हैं कि कोई आसपास कुत्ता भी अगर खड़ा हो या बैठा होगा आराम से तो उसका आवाज सुनकर भग जाएगा। माने कि इसके आवाज में क्या ज्यादा होती है? तीक्ष्णता ज्यादा होती है। ठीक है, तीक्ष्णता ज्यादा होती है। और इसीलिए तीक्ष्णता तो डिफाइन करने के लिए आप देख पा रहे हो, ये पहले साउंड इस तरह से जा रहा था, अब देखो ये कैसे हो गया, ये इस तरह से जा रहा है। माने कि इसमें क्या बड़ा है? इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है। इसकी क्या बड़ी है? फ्रीक्वेंसी बड़ी है, आवृत्ति बड़ी है। और इसीलिए इनका आवाज कैसे रहेगा? तीक्ष्ण रहेगा। क्लियर हो गया है? ये समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, चलिए इसका आंसर करेंगे। और ये आपके बायोलॉजिकल जो इवोल्यूशन है, ठीक है, उस चैप्टर से ये पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस लूंगा और आगे आने वाले दिन में आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूं। कैसे पढ़ाऊंगा? टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, उसमें और क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फीचर हेल्प्स द पोलर बियर? आप सभी ने पोलर बियर को देखा होगा। पोलर बियर मतलब जो ध्रुव के ऊपर जो सफेद कलर का भालू होता है भाई साहब, उसे देखा होगा। वो वहां पे जिंदा रहता है, उसका टेम्परेचर -40 -50 डिग्री सेल्सियस, उतने कम तापमान में वो जिंदा रहता है। कैसे जिंदा रहता है? उसके अंदर क्या क्या ऐसी विशेषता है? सबसे पहले बोला कि उनका फर सफेद होता है। जी बिल्कुल सफेद होता है। लंबे घुमावदार नुकीले पंजे होते, बिल्कुल होते हैं। उसके बाद कालीदार फीट होते हैं उनके, जालीदार, मान कि ऐसे। क्या जालीदार होते हैं? जी नहीं, जालीदार नहीं होते हैं। जालीदार होते हैं क्या? जालीदार का मतलब क्या होता है? जैसे आपने मेंढक के पैर देखोगे भाई साहब, मेंढक के पैर देखे होंगे, इस तरह से होते हैं। और इनके ऊपर जो है ऐसे लगता है कि जाली लगी है, इस तरह से जाली लगी है, इस तरह से दिखाई देते हैं। इसी तरह के पैर जो है आपको बत्तख के भी दिखाई देंगे। बत्तख या जो मेंढक होता है भाई साहब, उनके पैर आपको इस तरह से दिखाई देंगे। माने कि आपका आंसर क्या रहने वाला है? जालीदार पैर होते क्या इनके? जालीदार पैर, वेब्ड फीट। एक मिनट रुकिए। पार्शली होते हैं, फुल्ली नहीं होते। देखिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये पोलर बियर जो है ये पानी में तैरते हैं, ये पानी में तैरते हैं। ठीक है, पार्शली होते हैं। यहाँ पे एक शब्द मिसिंग है। यहाँ पे एक्चुअली शब्द जो है वो वेब फिट की जगह पे पार्शली ये शब्द आना चाहिए था। पार्शली ये शब्द आना चाहिए था, तब जाके ये पॉइंट जो है एग्जैक्टली करेक्ट होता था। पर सीटेट ने इसे क्लियरली ओके बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके जालीदार पैर का मतलब होता है इस तरह के पैर होते हैं। ठीक है, अब जो भालू होते हैं ये पानी में तैरते हैं, बराबर है। और तैरने के लिए उनके पंजे जालीदार नहीं होते, आपको बता दूंगा। जालीदार कंप्लीटली नहीं होते, उनके पंजे ऐसे फैले हुए होते हैं। माने कि ये मान लीजिए हमारा पंजा है, तो वो ऐसे फैले हुए पंजे होते हैं, वेब्ड फिट। ठीक है, जालीदार नहीं होते। पर सीटेट ने शायद, सीटेट वालों ने इसे सही पकड़ा है,
तो उसी के साथ हमें जाना पड़ेगा, ये पार्शियली होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो उसी के साथ हम चलते हैं। सफेद फैर होता है, बिल्कुल होता है, घुमावदार नोकीले भी होते हैं और जालीदार पैर भी होते हैं, पर इसमें एक शब्द आना चाहिए था पार्शियली, तब जाकर ये पॉइंट जो है 100% करेक्ट होता था। पर यहाँ पे सीटेट ने इसे ओके बोला है, तो सीटेट के हिसाब से जाएंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्द जो है मिसिंग होने की वजह से हमें उसे जो है गलत पकड़ना पड़ता है, पर इसे सीटेट वालों ने सही पकड़ा है। जालीदार पैर एक्चुअली उसके पोलर बियर के कंप्लीटली नहीं होते, ठीक है जी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। और यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाइट फर उनके ऊपर होता है, उसका मतलब क्या है? ये क्या करता है? ये उसे ठंड से बचाता है। क्या करता है? ठंड से बचाता है भाई साहब। और वही अगर बोलूं, जो घुमावदार नोकीले पंजे होते हैं, ये पंजे किसके लिए काम आते हैं? क्योंकि जो शिकार पकड़नी होती है, ये मछलियां खाता है। क्या खाता है? मछलियां खाता है पानी के अंदर। और भाई साहब जो बाहरी आने के बाद जो सी वेल होती है भाई साहब, उनको भी खाता है। और इसलिए ये पंजे जो है उनको वो पकड़ने में मदद करती है। और वेब्ड फीट कैसे होती है? पार्शियली होती है, माने कि उसके पंजे जो है ऐसे होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे फैले हुए होते हैं। और वो क्या करते हैं? उसे तैरने में मदद करेंगे। क्या करेंगे? तैरने में मदद करेंगे। तो इसका आंसर जो है आपका ए बी, जो भी तीन ऑप्शन दिए वो तीनों के तीनों आपके सही है, ऐसे ही मानते हैं। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा जी? सही रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी ये दोनों भी दिया है, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी जल्दी। सभी को पता है इसके बारे में, हमने पढ़े हैं भाई साहब। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जी बिल्कुल मोहम्मद जी, थोड़ी सी गड़बड़ है वहां पे, ठीक है। किसी में दिया है, किसी में नहीं दिया है। तो जो सीटेट ने आंसर दिया है उसी के साथ हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। सीटेट के साथ हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसका एक प्रूफ भी दिखा देता हूं, ठीक है। आपको फिट ही दिखा देता हूं इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन तो वैसे भी आप करोगे, पर आपको दिखाता हूं यहाँ पे कि किस तरह से होते हैं। ये देखिए, ये दिखा दे रहा है, ये है आपका वेब्ड फिट। इस तरह से होते हैं वेब्ड फिट, ठीक है। आप देख पा रहे हो, एक उंगलियां होती है और उंगलियों के बीच में जो है एक थीन लेयर होती है, ठीक है। ये क्या शुरू हो गया भाई साहब? हाँ, दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है सभी को? सभी को दिखाई दे रहा है? ये देखिए, ये उंगलियां है और उंगलियों के बीच में एक थीन लेयर ऑफ स्किन होती है, उसे बोलेंगे हम वेब्ड स्किन। क्या बोलेंगे? वेब स्किन बोलते हैं, या भाई साहब क्या बोलेंगे? जालीदार पंजे बोलेंगे। और भालू के ऐसे नहीं होते हैं, भालू के ऐसे नहीं होते हैं, भालू के ऐसे फैले हुए होते हैं। यानी कि ये अगर पंजा है भाई साहब ऐसा फैला हुआ होगा, ठीक है, उसे बोलेंगे पार्शियली। तो वहां पे एक शब्द आना चाहिए था पार्शियली, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए बताइए सभी लोग ए बोल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? मेंढक किससे सांस लेता है भाई साहब? मेंढक कहां से सांस लेगा जी? त्वचा से भी लेता है और लंग से भी लेता है। तो पर अर्थवर्म सिर्फ त्वचा से ही सांस लेता है, माने कि बी का 3 आ जाएगा, बी का 3 आ जाएगा। और बी में सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है भाई साहब, तो आपका आंसर यही आने वाला है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो उस टाइम पे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करनी है। किसी एक को जोड़ी लगाओ, चेक कर लो किस में आ रहा है, बस हो गया, आगे बढ़ते नहीं रहना, ठीक है। तो फ्रॉग जो है वो लंग से भी सांस लेता है और स्किन से भी सांस लेता है, ये दोनों भी सही रहेगा। कॉकरोच जो है भाई साहब, ये किससे सांस लेगा? ये कीड़ा है, और कीड़े कहां से सांस लेते हैं? ट्रकिया से सांस लेते हैं। और फिश जो है, जो मछली होती है, वो सांस लेगी आपकी गिल से। किससे सांस लेगी? गिल से।
और इसके ऊपर एक चार्ट आपको दिया है आपके एनसीईआरटी में, यह आपके एनसीईआरटी से निकाला हुआ चार्ट है, आपको इसे बहुत अच्छे से याद करना है। देखिए मछली जो है किससे सांस लेती है जी? गलफड़े से। कीड़े कहां से सांस लेते हैं? ट्रकियल ट्यूब माने कि जिसे हम श्वास नलिका बोलते हैं। स्पाइडर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। स्पाइडर माने कि मकड़ी, ये किससे सांस लेती है भाई साहब? ये बुक लंग से सांस लेती है। किससे सांस लेती है? बुक लंग से सांस लेती है। कैपिलरी माने कि इल्ली जो होती है भाई साहब, इनके अंदर स्पिराकल्स होते हैं। आदमी कहां से सांस लेता है भाई साहब? फेफड़े से सांस लेता है। अमीबा सांस लेता है भाई साहब डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन से बाहरी परत से सांस लेता है। स्पॉन्जेस जो है भाई साहब, ये भाई साहब किस तरह, इसके अंदर ऑस्कुलम होते हैं। क्या होते हैं? ऑस्कुलम। ये इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। अर्थवर्म भाई साहब स्किन से सांस लेता, और मेंढक कहां से सांस लेता है? लंग और स्किन दोनों से सांस लेता है। और आपको दिखाता हूं कि स्पॉन्जेस कैसे सांस लेते हैं। ये है आपके स्पॉन्जेस, ठीक है। आप अगर इसे देख पा रहे हो तो देखिए क्या हो रहा है इसमें। ये इस इंसान ने क्या किया है, इसके बेस के अंदर कुछ कलर डाल दिया, और आप देख पा रहे हो स्पॉन्जेस के ऊपर से वो कलर बाहर निकल रहा है। माने कि ये कैसे काम कर रहा है बताओ आपको। देखिए इसके पैरों के नीचे यहाँ पे जो आपने कलर दिखाई दिया, ये अंदर से ऐसे पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और भाई साहब ऊपर से बाहर निकल रहा है। इसे, ये जो छेद आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है ऑस्कुलम। क्या बोला जाता है जी? ऑस्कुलम। और ये स्पॉन्जेस जो होते हैं, इससे ही वो जो पानी है, पानी से आपको उसको जितना भी पोषण मिलेगा उसको एब्जॉर्ब करके वहां से बाहर निकलता है। बाद में बात आती है अमीबा की। अमीबा के ऊपर जो स्किन होती है भाई साहब पतली पतली, ठीक है, उससे वो सांस लेते हैं। वहीं से वो ऑक्सीजन अंदर और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। माने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो सांस लेते हैं थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस होती है? डिफ्यूजन प्रोसेस से वो करते हैं। क्लियर है? चलिए ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप सभी के लिए रहा। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। नाउ डेज द हेड ऑफ द मैच स्टिक एंड द मैच बॉक्स यूजुअली कंटेंट। चलिए तो जो माचिस की तिल्ली होती है उसके भाई साहब इस हेड में, माने कि माथे के ऊपर क्या लगा रहता है? चलिए बताइए, तिल्ली के ऊपर इसमें कौन सा सब्सटेंस लगा रहता है? सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीमनी और पोटेशियम क्लोराइड। ये दोनों भी रहते हैं, ये दोनों भी रहते हैं। साथ में इसके ऊपर रेड फॉस्फोरस भी रहेगा। क्या रहेगा? रेड फॉस्फोरस भी रहता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है जी? देखिए तिल्ली अलग हो गई, तिल्ली बोला गया है यहाँ पे, तिल्ली 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 बोला है। माचिस अलग हो गई, ठीक है, माचिस अलग। माचिस, माचिस के ऊपर जो पट्टी होती है वो अलग होती है। आपको दिखा दूं भाई साहब, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पट्टी के ऊपर जो है आपको रेड फॉस्फोरस और ग्लास पाउडर होता है। लिखो कमेंट बॉक्स में, माचिस की डिब्बी के साइड में जो लगा होती है पट्टी, इसके ऊपर आपको रेड फॉस्फोरस और ग्लास पाउडर मिलेगा। वही तिल्ली की अगर बात कर रहा हूं, इसके ऊपर पोटेशियम क्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफॉस्फेट, और साथ में इसके साथ रेड फॉस्फोरस भी होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है जी? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रेड फॉस्फोरस के विभिन्न प्रकार है, आप सभी को पता है। फॉस्फोरस के दो प्रकार, एक रेड होता है और एक व्हाइट होता है। व्हाइट जो होता है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, इसे पानी में डाल दो भाई साहब फट जाएगा। और वही रेड फॉस्फोरस जो है वो कैसे होता है? नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर वो कैसे रहता है? क्रियाशील नहीं होता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन करता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। यहां पे बोला गया है कि जमीन के ऊपर जो है बड़ा सा बॉक्स रखा है, जमीन के ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स रखा है, और रेशमा नाम की एक बच्ची बोलूंगा, बच्ची बोलूंगा, ठीक है, रेशमा नाम की एक बच्ची जो है भाई साहब इसे धक्का लगा रही है। क्या लगा रही है? इसकी ये दो चोटियां, दो चोटियां, ठीक है, धक्का लगा रही है। यहां पे बोला गया है कि ये धक्का जब लगा रही है तो कौन से बल को इसे ओवरकम करना पड़ेगा? चलिए बताइए इसका आंसर। सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। फास्ट, बहुत बढ़िया।
इसका आंसर रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, माने कि स्थैतिक घर्षण। आप सभी को पता है घर्षण के बारे में अगर बात करूं, देखिए ये रेशमा का भाव ब्रदर है, ये क्या है, रेशमा का ब्रदर है, इसका नाम है भाई साहब, क्या नाम रखेंगे इसका, गुलशन कुमार। कौन है, गुलशन है। कौन है, रेशमा का ब्रदर गुलशन है। ये धक्का लगा रहा है क्योंकि रेशमा उसे धक्का नहीं लगा पाई भाई साहब। तो अभी मुझे बताइए इसमें भी इतनी ताकत नहीं है कि भाई साहब ये आगे जा पाए, क्यों, क्योंकि इस दिशा में जो बल लग रहा है, इसी बल के विपरीत दिशा में जहां पर वो कांटेक्ट में है जमीन के साथ, वहां पे कौन सा बल लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। और वो ये कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, ये आपका रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा, स्टैटिक, जिसे हम बोलेंगे स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण बोलेंगे। और घर्षण की अगर बात करूं तो भाई साहब स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन किससे रहेगा जी, ये बताओ, स्लाइडिंग। और तीसरा रहेगा आपका रोलिंग। ये क्रम भी आपको याद रखना है। ओके, समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। क्लोनिंग के बारे में पूछा गया है जी, किसके बारे में, क्लोनिंग। अब देखिए यहां पे बोलोगे सर इतने हाई लेवल के क्वेश्चन क्यों, जी बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन ही लेना है, क्योंकि सीटेड अभी वो चुन्नू मुन्नू वाले क्वेश्चन पूछना बंद कर दिए भाई साहब। ये अभी पूछेगा ऐसे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, क्योंकि उनको कंसेप्ट क्लियर होने वाले बच्चे चाहिए, ना बाकी रट्टा मारने वाले। रट्टा अगर मार रहे हो भाई तो समझ लेना आपका सीटेड में नहीं होने वाला, क्योंकि रट्टा मारने वालों के लिए कोई जगह नहीं सीटेड में। क्वेश्चन इजी होते हैं, पर कैसे होते हैं, आपके कंसेप्चुअल होते हैं। कैसे होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, क्लोनिंग की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमेशा सत्य रहेगा। चलिए, क्या ये केवल जानवरों में संभव है, नहीं, यह गलत है, यह प्लांट्स में भी होता है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका जीवित भाग या जीवित जीव की सटीक प्रतिकृति बनती है, यह बिल्कुल सही बात है। जब कभी भी क्लोनिंग की जाती है तो कोई भी जीव का एग्जैक्टली कॉपी हम बना सकते हैं, एग्जैक्टली कॉपी बना सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में नहीं होती है जी, बड़ी संख्या में ये पैदा नहीं होते हैं। डॉली नाम आपने सुना होगा, डॉली एक ही बनी थी, कितनी बनी थी, एक ही बनी थी, वो बहुत सारे नहीं बनी थी। माने कि ये बड़ी संख्या में नहीं, एक लिमिटेड संख्या में ही पैदा किया जाता है। माने कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। और किन किन लोगों ने क्लिक किया है एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बी ही आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्लोनिंग क्या होती है। क्लोनिंग क्या होती है, क्लोनिंग एक प्रकार की पद्धति है, एक प्रकार की प्रोसेस है, जिनमें हम क्या करते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं भाई साहब। माने कि अनुवांशिक रूप से एग्जैक्टली कॉपी, कॉपी पेस्ट, बिल्कुल वैसे के वैसे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये डॉली है और ये डॉली की मम्मी है। अब बोलोगे सर दोनों तो सेम ही दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, मैं कब बोला नहीं, तो इसीलिए तो बोलते हैं ये दोनों भी कैसे है, जेनेटिकली, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब क्या है, वो जो है भाई साहब अनुवांशिक रूप से, अनुवांशिक रूप से, अनुवांशिक रूप से एक दूसरे की कैसे है जी, बिल्कुल प्रतिकृति है। कैसे है, प्रतिकृति है, माने कि एक दूसरे के एग्जैक्टली कॉपी है। ये समझ में आ गया, इसे बोला जाता है क्लोनिंग। अब इसमें एक और बात आती है कि सर ठीक है, हमने ये तो मान लिया कि जानवरों में क्लोनिंग की जाती है, फिर इसका फायदा क्या है। इसका फायदा यह है कि आपने देखा होगा एंडेंजर्ड स्पीसीज, हमने पढ़ा, हमें एंडेंजर्ड स्पीसीज माने कि वो पेशीज होती है जो भाई साहब खत्म होने वक्त के कगार पर पहुंच गई है। अब मुझे बताइए, उनमें अगर कोई मेल ही बचे हैं या फीमेल ही बचे हैं, कुछ मेल है कुछ फीमेल है, बहुत कम संख्या में है, दोनों का भाई साहब मिलाप ही नहीं होता है, माने कि दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, क्या वो अपनी जनसंख्या बढ़ा पाएंगे, नहीं। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, मेल और फीमेल दोनों का भी भाई साहब डीएनए लेकर उससे जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। इससे हम उनकी रेस को बचा रहे हैं, इससे हम क्या करें, उनकी रेस माने कि उसकी जो प्रजाति है उसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं, किससे, क्लोनिंग से कर सकते हैं। आजकल जो आप दूध पीते हो भाई साहब,
जिसे हम जर्सी गाय बोलते हैं, सुना होगा। ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड गाय है, गैया है। इसमें दूसरे गैया के भाई साहब जींस डाले गए हैं, तभी जाकर वो एक दिन में 20-20 लीटर दूध देती है। हमारी जो इंडियन गाय है भाई साहब, वो बड़ी मुश्किल से एक दिन में 1 लीटर दूध देगी, बड़ी मुश्किल से, पर वो 20-20 लीटर दूध देती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो जेनेटिकली कैसे हैं, मॉडिफाई किए गए भाई साहब, उनका क्लोन बनाया गया है। समझ में आया मैंने क्या बोलना चाहूं? उसी तरह से पौधों में भी किया जाता है। जो आजकल आप देख पा रहे हो भाई साहब, बिना बीज के आ रहे पार्थिनोजेनिक जो प्लांट्स होते हैं, जिससे पार्थिनोजेनिक फूड्स हमें मिलते हैं, माने कि ऐसे पौधे जिनको बिना फर्टिलाइजेशन के भाई साहब वो क्या बनाते हैं जी, बिना निषेचन के वो बनाते हैं फल। भाई साहब उनके अंदर बीज ही नहीं होती है। ये एक पद्धति है जेनेटिकली डिसऑर्डर जाने की। और आपको बता दूं भाई साहब, पहले जो बैगन के पेड़ थे, उनको बड़े मुश्किल से भाई साहब 10-15 फल लगते थे। अभी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्लोनिंग उनके बनाई गई है भाई साहब, उनमें भाई साहब 50-50 फल लगते हैं, आपने देखा होगा। पपीते, वो भी तो क्या है भाई साहब, वो भी तो उसी का उदाहरण है। समझ में आया क्लोनिंग का इतना ज्यादा महत्व होता है। एक दिन ऐसा आएगा कि इंसानों की भी क्लोनिंग बननी शुरू हो जाएगी। क्यों बननी शुरू हो जाएगी? क्योंकि क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज दिन ब दिन कम होते जा रही है, हमारी लाइफ दिन ब दिन कम होती जाएगी। एक दिन ऐसा बनेगा, कोई इंसान जो है एक ऐसा इंसान बनाएगा जो 100 साल 150 साल जिंदा रहे। ठीक है, ये आएगा एक दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये गाय के बारे में आपको मैंने बताया था, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? और ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, भौतिक भौतिक और जो रासायनिक परिवर्तन होता है भाई साहब, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। और जो बच्चे जुड़े उनको बता दूं, हमारा डेली क्लास होता है सीटेट साइंस कंटेंट का, साइंस कंटेंट का, जहां पर आपको 20 में से 20 मार्क दिलाना मेरा एक टारगेट मैंने 75 डेज का रखा है। इन 75 दिन में आपको 20 में से 20 पूरे मार्क दिलाना ये मेरा कर्तव्य रहेगा। और आपके जुड़कर पढ़ाई करना ये आपका कर्तव्य है। हर एक क्वेश्चन डिटेल में जाएंगे, हर एक क्वेश्चन डिटेल में पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है उस तरह से पढ़ेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर कोई और एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पे विज्ञान आता है, वो भी आप ये क्लास देख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा बताओ, यहाँ पे क्या बोला गया है? तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन जो है मैं आप सभी के लिए एज ए होमवर्क दे रहा हूं। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। और क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी अभी होने वाला है, तो सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। और इसी तरह से जुड़े रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला, हमारा सीटेट साइंस कंटेंट का क्लास डेली होता है, ठीक 10 बजे। 10 बजे आना है, क्लास करना है, मजे लेने हैं, कंसेप्ट पढ़ने हैं, और भाई साहब साइंस के क्वेश्चन को फोड़ना है। ठीक है, तो इसी के साथ एक सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आपका सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।